हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस शानदार से सेशन में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर के अंदर यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में यूकैरियोटिक सेल तो पढ़ना शुरू कर चुके थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कुछ बच्चों का कहना था कि सर वीडियो में साउंड नहीं था। तो हम भी देखे कि हाँ, वास्तव में साउंड गायब हो गया है। वो बीच में माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको आज का क्लास बेहतर समझ में आए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं पिछले क्लास का। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल में हम आपको बताए थे कि ये जो है ना, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ले, हम सेल वॉल की बात कर ले, सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले, तो ये सब किस में आता है? तो सर ये सब आता है सेल इन्वेलप के अंदर। किस में आता है जी? सेल इन्वेलप के अंदर। तो सेल इन्वेलप है ये। वही हम लोग कहेंगे सर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सारा का सारा चीज ये किस में आता है? ये सब कहलाता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये सब क्या कहलाता है? सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ले हम लोग, तो ये आता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। और तीसरा सेल के अंदर स्ट्रक्चर क्या है? तो न्यूक्लियस, जिसको हम कंट्रोलिंग यूनिट बोल रहे हैं सर। तो ये हम आपको समझा रहे थे पिछले क्लास में। तो देखिए, एक सेल के बारे में अगर आपसे हम चर्चा करेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए, यूकैरियोटिक सेल हम आपको बताए हैं इससे पहले वाले क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल। डिटेल में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से एक एक लेक्चर को अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल के बारे में कहा जाए तो यू मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब हुआ वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक आया है कैरियन वर्ड से। किससे आया है जी? कैरियन वर्ड से। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा है? ट्रू है या वेल डेवलप्ड है? वेल डेवलप्ड है। तो हम लोग कहेंगे क्या? वैसे सेल को यूकैरियोटिक सेल। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक सेल हो, उस ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जिसमें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि सर प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सब कैसा है? तो सर ये सब है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलिए, तो हम इसके बारे में डिटेल में इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर? तो देखिए, सेल चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं उसमें सेल चैप्टर के अंदर अगर आपसे कहा जाएगा कि जो भी कंपोनेंट है वो तीन अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। क्या बोलते हैं जी? सेल इन्वेलप। और सेल इन्वेलप के बारे में कहा जाता है कि सेल इन्वेलप ना, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग कंपोजिशन का हो सकता है। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हम लोग कहेंगे तो उसके अंदर होगा सेल वॉल, और सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल में तीन कंपोजिशन होता है। एक सेल इन्वेलप होता है। देखिए, सेल चैप्टर हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो दिमाग में हमेशा सेट रखते हैं कि सेल मतलब सेल इन्वेलप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो एक पोर्शन हो गया। जब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा अगर कहा जाए आपसे कि सर ये वाला जो रीजन होता है सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं सर? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कहा जाए तो दो तरह का, साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह का कंपोनेंट होता है। एक को कहा जाता है कि सर लिक्विड पार्ट, और लिक्विड को हम लोग साइटोसोल कहते हैं।
जिसमें वाटर मॉलिक्यूल वगैरह पाया जाता है सेल साइटोप्लाज्म में। वहीं दूसरा क्या होता है सर, सॉलिड पार्ट, और सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोफोप्लाज्म। क्या बोलते हैं सर, ट्रोफोप्लाज्म। अब आता है सर लिक्विड का तो कोई टाइप नहीं, लेकिन सॉलिड का दो टाइप, क्या क्या, तो सर एक कहेंगे लिविंग और दूसरा क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। सर लिविंग में कहा जाएगा तो क्या होगा, तो लिविंग में सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। अब वही सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो अभी अभी आपको बताए थे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे लाइसोसोम, जैसे वैक्यूल, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, जैसे सेंट्रियोल, जैसे राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम किसी सेल को लिविंग कहते हैं तो वो सिर्फ इसी सेल ऑर्गेनेल की वजह से, क्योंकि सेल को लिविंग बनाए रखने में इस सेल ऑर्गेनेल का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे इसमें से कोई सेल लिपिड बनाया, कोई प्रोटीन बनाया, कोई एटीपी बनाया, समझ में आ रहा बात, तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। इसीलिए हम ओवरऑल कहे तो सर सेल जो है वो लिविंग कहलाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मदद करवाता है। और कहा जाए तो सर सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म को यानी प्रोटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं, सेल इन्वेलप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ओवरऑल इसलिए हम लोग इनको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। क्लियर। चलिए नॉन लिविंग की अगर बात कर लेंगे तो नॉन लिविंग लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर में अगर कहा जाए तो सर क्या होगा, तो नॉन लिविंग में सॉलिड स्ट्रक्चर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकता है एक्सक्रीटरी मटेरियल हो, ठीक है, हम लोग कहेंगे सर सिक्रीटरी सब्सटेंस हो। क्लियर। हम लोग कहेंगे सर एक्सक्रीटरी मटेरियल, सिक्रीटरी सब्सटेंस, स्टोर्ड फूड हो। ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है सेल साइटोप्लाज्म का। यानी सेल में तीन चीज, एक सेल इन्वेलप जिसमें हम आपको बताया ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है सर साइटोप्लाज्म, और तीसरा इस सेल के बाद न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में ये दो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को कहा जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जिसमें बाहर के तरफ से दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा अगर कहा जाए तो इस न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर कहा जाए तो सर डीएनए का थ्रेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। और इसके अंदर लिटिल न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जैसा ही एक छोटा सा न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यानी अगर आप सेल चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में रखना होगा कि एक सेल जो है वो नेकेड आई से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं। लेकिन अब आता है सवाल कि जब ऑब्जर्व करेंगे तो इस अर्थ पे कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, सर उसमें अगर देखा जाए तो बेसिक तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सर सेल इन्वेलप, दूसरा होता है सर साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है सर न्यूक्लियस। यानी हम लोग जो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े हैं उसमें यही चीज देखे थे, और यूकैरियोटिक सेल आपके सामने हम एक रफ डायग्राम के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। तो सर ऐसा ही कुछ, जैसे इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इस तरह का ऑर्गेनेल्स होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें ये रफ इंडोप्लाज्मिक ये स्मूथ बनाता है। वहीं हम लोग कहेंगे सर
कि सर यहां पर अगर देखा जाए तो सर ये क्या होता है, तो सर गोल्जी बॉडी होता है कुछ इस तरह का। क्लियर? वही हम लोग कहेंगे सर यहाँ क्या होगा, ये लाइसोसोम होगा, इसी के पैकेजिंग से बनता है सर। इसमें सर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स के बने होते हैं। वही हम लोग कहेंगे सर इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो एनर्जी चैम्बर है। यही हम लोग कहेंगे प्लांट अगर होगा तो इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर? फोटोसिंथेसिस में मदद कराते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल, जैसे अब एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेंट्रियोल होगा सेल डिवीजन के लिए, प्लांट में तो सेंट्रियोल नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरह का लिविंग यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में यही सब गायब होता है। यानी ओवरऑल अगर यूकैरियोटिक सेल हम अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे राइबोसोम होता है तो जब हम आपको राइबोसोम पढ़ाएंगे उस समय उसके बारे में बता देंगे। तो इसीलिए आपके सेल चैप्टर में अगर प्रॉपर देखा जाए तो डिटेल में हम लोग को यूकैरियोटिक सेल पढ़ने में ही समय लगता है। यानी ये एक एक करके अब पढ़ाएंगे हम आपको तो इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। प्रोकैरियोटिक सेल तो क्या 2 क्लास में खत्म हो गया। क्लियर? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले सेल इन्वेलप का सबसे पहला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। आज के क्लास में हम ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर अगले क्लास में अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि यहाँ बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाए जिसको आप स्किप कर दीजिए। प्रॉपर छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप बेहतर तरीके से आप पढ़ पाइए। रिवीजन करना हो तो 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए। समझ में बात? चलिए ओके। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के सेल इन्वेलप का, और सेल इन्वेलप में सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स का। सर ये ग्लाइकोकैलिक्स है क्या? तो सबसे पहले चीज तो आपको दिमाग में रखना है ग्लाइकोकैलिक्स किस में होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बताए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में हो सकता है। एक हो सकता है सर स्लाइम लेयर और एक हो सकता है सर कैप्सूल के फॉर्म में। दोनों का फंक्शन हम आपको बता दिए थे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे ही होता है। आपके एनसीईआरटी में इसका चर्चा भी नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले डिस्कवर करा था मार्टिनेज और प्लामो नामक साइंटिस्ट में एनिमल सेल के अंदर। चूंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंपोजिशन होता है तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में ही इसको पढ़ लेते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। दूसरा कि सर ये बना हुआ किस चीज का होता है, तो सर ये म्यूसिन का बना होता है, सियालिक एसिड का बना होता है, हाइलुरोनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि एनिमल सीमेंट कहलाता है। याद रखिएगा, एनिमल सीमेंट मतलब 2 एनिमल सेल को जोड़ने वाला ग्लू है सर ये। कौन? हाइलुरोनिक एसिड। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, घर बनाने वक्त हम जानते हैं कि एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ना होता है, उसमें हम ग्लू के रूप में क्या यूज करते हैं? सीमेंट। एम्बुजा सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, समझ रहे बात? अलग अलग कंपनी का सीमेंट आता है। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं और वो सब सेल मल्टी सेलुलर की हम बात कर रहे हैं, और वो सब सेल कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर जुड़ा हुआ है तो कहा जाएगा सीमेंटिंग लेयर कोई ना कोई है जो उसको जोड़ के रखा हुआ है, और वही सीमेंटिंग लेयर हाइलुरोनिक एसिड होता है एनिमल में। प्लांट में भी ऐसा कुछ होता होगा सर, मल्टी सेलुलर प्लांट में बिल्कुल होता है। ये हम आपको सेल वॉल में पढ़ाएंगे। क्लियर? सेल वॉल का कंपोजिशन है मिडिल लैमिला, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, जो प्लांट में होता है। ये आगे पढ़ना है हम लोग को। अभी चूंकि एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनिमल सीमेंट के बारे में हम आपको बताएं। अब आता है सवाल कि सर इस ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होगा। तो सिंपल है, ग्लाइकोकैलिक्स सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है और प्रोवाइड करता है शेप सेल को, यानी सेल को एक आकार देने में मदद किया। और दूसरा सर ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन क्या होता है सर? तो जैसे हम लोग कहेंगे क्या, एक सेल दूसरे सेल को पहचानने का काम करता है जब 2 सेल मिलते हैं। तो अब सोच के देखिए, जैसे ब्लड ग्रुपिंग के दौरान हम जानते हैं हमारा भी ब्लड क्या है? रेड है। आपका भी ब्लड क्या होगा? रेड। तो लेकिन क्या हम बिना जांच का हम किसी पर्सन का दूसरे पर्सन में ब्लड दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उसमें किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा,
किसी का AB होगा, किसी का O होगा, उसमें भी होता है क्या, RH एंटीजन की बात कर लेंगे तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटीजन की आप बात कर रहे हैं यही है ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्म। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर कहा जाए ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है और यही मदद करवाता है रिकॉग्निशन में। जैसे आप सोच के देखिए, किसी का ब्लड अगर A पॉजिटिव है और किसी का ब्लड मान लेते हैं B है, तो अगर A पॉजिटिव में B का ब्लड देंगे तो वो क्या कर लेगा, पहचान लेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर एंटीबॉडी बनने लगेगा, ब्लड क्लॉट करने का डर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पहचान लेता है, दोनों रेड कलर का ब्लड है लेकिन पहचान लेता है टिश्यू। तो कहीं ना कहीं ये पहचानने का जो एबिलिटी है वो किसका है, वो किसके मदद से है, वो है सर ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से। क्लियर। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में एकदम सिंपल समझा जा सकता है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये उसी के सरफेस में एक तरह से घुला हुआ रहता है और ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है। क्लियर। तो हम लोग सेल इनवेलप का सबसे पहला पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सरफेस पे होता है, याद रखिएगा म्यूसिन सियालिक और hyaluronic एसिड का बना होता है, ऐसा कुछ दिख रहा होता है। ठीक है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना। यही क्या है सर, यही है सर आपको ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए सेल इन्वेलप में दूसरा हम लोग बात करें अगर, तो सेल इन्वेलप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग अंदर अलग अलग कंपोजिशन का होता है, जिसमें हम लोग सेल इन्वेलप के अंदर सेल वॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेल वॉल क्या है, तो याद रखिएगा सेल वॉल के बारे में कहा जाता है कि सर ये साइटोप्लाज्म जो है ना, ये साइटोप्लाज्म का सिक्रेटरी सब्सटेंस है जो सेल के प्रोटोप्लाज्म के बाहर जमा होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जमा होता है। तो कोई भी सिक्रेटरी सब्सटेंस अगर आपसे कहा जाए तो ये केमिकल ही होगा। तो कोई केमिकल है जो सेल के साइटोप्लाज्म से निकला हुआ है तो कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। तो सेल वॉल सबसे पहला दिमाग में आपको हिट करा के रखना है कि सर ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि सर ये केमिकल सब्सटेंस वैसा है जो सेल का प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट किया, यानी सिक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा कौन, सेल वॉल। याद रहेगा। इसके बाद हम लोग कहते हैं ये रिजिड होता है। ये सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज वगैरह का बना होता है और जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा ये रिजिड होगा, हार्ड होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, किसमें, तो चार तरह के ऑर्गेनिज्म हम आपको बताएंगे, बैक्टीरिया में, फंगस में, एल्गी में और प्लांट में, मतलब हायर प्लांट्स के अंदर। इन चारों में सेल वॉल होता है, दिमाग में सेट कर लो। इसका कंपोजिशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप बात करिएगा सर एल्गी के बारे में, तो सर एल्गी के अंदर किस चीज का सेल वॉल बना होता है, तो सर एल्गी में बना होता है सेलुलोज का, गैलेक्टेंस का, मैनन्स का और मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रखिएगा एल्गी का हम लोग बात किए सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो सर प्लांट का। हायर प्लांट के अंदर ये किस चीज का बना होता है, तो सर सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन का और प्रोटीन का। ये भी आपको याद रखना है। अब आता है सर बैक्टीरिया का बारी। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किसका बना होगा, तो सर पेप्टिडो ग्लाइकन का। किसका जी, पेप्टिडो ग्लाइकन या म्यूरामिक एसिड म्यूरिन का। चलिए अब फंगस में सर सेल वॉल किसका बना होगा, तो सर काइटिन का। किसका, काइटिन का। याद रहेगा काइटिन। और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। वही हम लोग कहेंगे सर प्लांट में किसका, तो प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। चलो याद रहेगा जी। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम में। अब इस डायग्राम में हम लोग को समझना है कि देखिए ये एक बना हुआ सेल है, ठीक है, प्लांट सेल। अब सेल वॉल क्या है सर, तो सेल वॉल बाहर की तरफ जमा होता है। तो जो पहले जो बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और जस्ट उसके बाद बनेगा उसको नाम देंगे सेकेंडरी सेल वॉल। उसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद हम लोग कहते हैं क्या सर, दो सेल के बीच में, जैसे ये एक सेल होगा मान लेते हैं,
ये एक सेल है। तो इसके बीच में दोनों के बीच में सीमेंटिंग लेयर होगा, ऑब्वियस बात है, जो आपको यहां पर दिख भी रहा है ये वाला, ये जो है दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर है, ये एक सेल है, समझ ना बात, और ये एक सेल है और ये एक सेल है। तो इसके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है दोनों के बीच में, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मिडिल लैमिला। क्या नाम देते हैं, मिडिल लैमिला। प्लांट सीमेंट है सर, ये प्लांट सीमेंट कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर बात किया जाए तो सबसे पहले सेल वॉल लेयर के बारे में आप बात करेंगे। और सेल वॉल लेयर होता है सर ये दो, ऐसे तो तीन जनरली अगर कहा जाए तो जनरली दो होता है, लेकिन अगर बात करते हैं हम कि सर एक्सेप्शन अगर ट्रैकिड्स वगैरह की ले ले तो जो कि जाइलम फ्लोएम में हम लोग कहेंगे वहां का भी अगर लेते हैं तो रेयर होता है टर्शियरी सेल वॉल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में या फिर मैक्सिमम जगह पे अगर कहा जाए सेल वॉल दो ही लेयर में होता है। एक प्राइमरी सेल वॉल जो कि यंग होता है, और इसी से आगे चल करके सेकेंडरी सेल वॉल बनता है जब प्राइमरी खत्म हो जाता है। क्लियर, और भी सेकेंडरी के बारे में कहा जाता है ये तीन लेयर में होता है, S1 S2 एंड S3। समझ में आ रहा बात। अब मिडिल लैमिला के बारे में क्या बताएं कि दो सीमेंटिंग लेयर है दो प्लांट सेल के बीच में। जैसे अगर कहा जाए तो ये प्लांट सेल है और ये प्लांट सेल है, तो इसके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होगा वही क्या होगा, मिडिल लैमिला। किसका बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का। मेनली कैल्शियम होता है इसमें, लेकिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, और ये दो सेल को अगल बगल वाले सेल को जोड़ के रखता है मल्टी सेलुलर प्लांट्स में। रही प्लाज्मोडेस्माटा का बात क्या है सर, तो किसी किसी सेल के अंदर दो सेल जो होते हैं वो क्या होता है सर, कनेक्टेड होता है। जैसे इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से यहां से कनेक्टेड है, यहां सेल वॉल नहीं है, और मिडिल लैमिला दोनों को आर पार करके कनेक्ट कर दिया। तो दो सेल को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर जो होगा, पोर जो होगा, उसके लिए हम टर्म लेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये टर्म दिया था किसने, स्ट्रासबर्गर ने। समझ में आ रहा बात। तो स्ट्रासबर्गर ने ही कहा था कि कहीं कहीं पे देखा गया सेल के अंदर कि दो सेल है, अब बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, तो उसको नाम दिया गया प्लाज्मोडेस्माटा। वहीं अगर इस सेल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल में आ जाता तो इसको हम लोग नाम देते डेस्मोटिब्यूल। क्या नाम देते, डेस्मोटिब्यूल। तो यही छोटा छोटा टर्म है, आपको सीखना है। अब जो है सेल वॉल का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो ओवरऑल कहा जाए सेल का, चूंकि प्लांट के अंदर हम लोग कहते हैं एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एक सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आउटर कवरिंग यही है। तो सेल वॉल जो होगा ना सर, ये प्राइमरी या सेकेंडरी की अगर हम बात करेंगे तो ये बाहर से जब होगा तो हम लोग कहेंगे क्या, ये बाहर से सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज, किसी प्रकार का चोट जो है वो प्रोटोप्लाज्म तक ना पहुंचे, या किसी तरह का कोई इंफेक्शन है वो प्लांट में ना हो सेल के अंदर। ये मदद करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, रिकॉग्निशन में नहीं, इंटरेक्शन में, यानी दो सेल इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और ये बैरियर का भी काम करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो सेल के काम का नहीं है उसको सेल के अंदर आने से रोकता है। क्लियर, चलो तो ये फंक्शन है। हम लोग आज वाले क्लास में सेल इन्वेलप के अंदर अगर कहा जाए तो दो टॉपिक पढ़े, एक पढ़े हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स और एक पढ़े हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल का कंपोजिशन आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, फंगस के अंदर, एल्गी के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। क्लियर, वो ध्यान में रखिएगा। साथ साथ मिडिल लैमिला क्या है, दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ के रखता है, ग्लू, जैसे प्लांट सीमेंट उसको हम लोग बोलते हैं, और एनिमल में वही हम लोग हाइलुरोनिक एसिड को बोलते हैं एनिमल सीमेंट। ठीक है, कंपैरिजन करके पढ़िए, जब भी आप पढ़िए तो नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको थोड़ा सा रुकिए, कंपैरिजन करिए कि एनिमल में ऐसा क्या था, प्लांट में इसके रेस्पेक्ट में क्या था,
तब जाकर के चीजों को आप बेहतर निकाल पाएंगे। क्लियर? और धीरे धीरे बेहतर हो भी जाता है। चलिए, तो आज का हम लोग क्लास यहीं रखते हैं। ऐसे सेल इन्वेलप के अंदर ये तीसरा सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम चाहते नहीं कि बहुत लंबा लंबा क्लास हो आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगले क्लास में फिर से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू। फिर अगले क्लास में मिलिए आप लोग, और क्लास रेगुलर कंटिन्यू करते रहिएगा। समझना ना बात? मतलब जब आपको वीडियो मिले तो उसको आप प्रॉपर आराम से पढ़िएगा। थोड़ा हो सकता है कि दोबारा पढ़ना पड़े, ठीक है ना। चीजों जो जब भी आप नए होते हैं तो हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो 2 बार 3 बार उसको देखिए, कवर करिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में। थैंक यू।